अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी स्कूल में एंटर कर रहा होता है और अपने आप को चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ पाता है। वो सभी उसके लिए एक गिफ्ट लेके आई होती हैं। अब इस सिचुएशन को देखने के बाद एमसी बेबी से कहता है कि आखिर मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। इस पे बेबी कहती है कि तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, अब सिस्टम ने तुम्हें टास्क दिया है कि तुम्हें लड़कियों से दूर रहना है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम कैसे बचोगे। अब हमारे एमसी के डे बाई डे बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी लड़कियों के बीच में देख के उनके दोस्त जो इस सीन को देख रहे होते हैं उनमें से चश्मिश कहता है कि लगता है हमारा भाई बैटल के बाद और भी फेमस होने वाला है, क्योंकि देखो ना कितनी लड़कियां उसकी चारों तरफ घूमती रहती हैं। इस पे रेड हेयर लड़का कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब एमसी के पीछे 200 लड़कियां पड़े या फिर 3000 पड़े, मैं तो बस चाहता हूँ कि सिस्टर लीन मुझे मिल जाए। इस पे मोटू कह रहा होता है कि अरे तुम कुछ भूल रहे हो, सिस्टर लीन भी तो अभी उसकी बात पूरी हुई होती नहीं है। इसी बीच उसे रेड हेयर बॉय से चप के लात मिलती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तो भाई स्टक हो गया है एक ऐसी जगह में जहाँ पे उसका सिर्फ पिछवाड़ा दिख रहा होता है। अब अपनी परिस्थिति को देख के वो सोचता है कि अरे यार मेरी किस्मत ही इतनी बेकार क्यों है। उसी वक्त हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन अभी भी सोच रहा होता है कि ये जो लड़कियां उसकी चारों तरफ घूम रही हैं आखिर उनसे छुटकारा कैसे पाऊं। वो अपने शॉप में देखता है कि आखिर कोई ऐसी आइटम है जिससे कि मैं बच सकता हूं। तभी वो एक चीज को, एक आइटम को सिलेक्ट करता है और वो कहता है कि अरे हाँ ये तो गुड फॉर्च्यून वाली आइटम है, इसे मैं यूज करता हूँ। जैसे ही एमसी उस आइटम को यूज करता है तभी रेडियो पे अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट ईयर का क्लास 10 का चैन चैन आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज जल्दी से स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में प्रेजेंट हो जाएं। अब इस अनाउंसमेंट को सुन के ही चेंचन खुश हो जाता है। वो कहता है कि अरे यार बच गया मैं। एमसी वहां से निकल ही रहा होता है तभी हवा का झोंका कहीं से आता है और आप सीन देख ही सकते हो, सबकी भाई निकरें दिखने लग पड़ती हैं, जिसे देख के एमसी नाक से खून थूकता है। अब इस माहौल को देख के एमसी बेबी से पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है ये। तभी बेबी कहती है कि तुम एक नंबर के गधे हो, तुमने गलत आइटम यूज कर ली है, ये लकी कर्मा है और इसका इफेक्ट 10 मिनट तक रहेगा। अब अगले सीन में लड़कियां अब एमसी के पीछे पड़ जाती हैं क्योंकि उनका चार्म जो होता है ना, लड़कियों का प्यार बढ़ जाता है। एमसी वहां से भागते हुए कहता है कि ये सिस्टम बिल्कुल कूड़ा है, क्योंकि ये किसी भी स्किल के बारे में मुझे पहले नहीं बताता कि ये स्किल कौन सी है और कैसे यूज करनी है और इसका इफेक्ट क्या होगा। और बेबी तुम भी बिल्कुल डफर हो, तुम भी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देती। अब मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, अगर मैं लड़कियों के प्रति झुक गया तो सिस्टम मेरे सारे के सारे कमाए हुए पॉइंट ले लेगा, जो कि 50,000 है। मैंने तो काफी मेहनत से ये पॉइंट इकट्ठा किए थे। इस पे बेबी कहती है कि तुम लड़कियों से दूर रहोगे तो वो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ में अभी लड़कियां नहीं होंगी तो तेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में होगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहती हूँ, जब भी तुम्हारा अगर लड़कियों को देख के नीयत खराब होने लगी ना तो उसकी वजह से तुम्हारे सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे और तुम्हारे हार्मोन बढ़ने से एक अलार्म बजेगा। अगर तुम्हारे हार्मोन की जो गिनती है वो सेफ वैल्यू से बढ़ गई ना तो बेटा तुम खतरे में हो, तुम्हारा जो ये मिशन, ये जो टास्क रहेगा वो फेल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि तुम्हारे हार्मोन्स उबाल ना मारे। अब भाई सिंपल सी बात है, हमारे एमसी को सख्त लौंडा बनना पड़ेगा और उसने ऐसी आइटम्स यूज कर रहा है और सिस्टम भी उसे ऐसा फोर्स कर रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं मिशन काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ पापा की परियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। लड़कियां थक के बैठ जाती हैं, वो कहती है कि हमारा बाबू तो कितना तेज दौड़ता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये उसका पहले का जो 100 मीटर का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ता हुआ वो इतनी तेजी से भागा है। वो 100 मीटर का जो फासला है वो 9.8 सेकंड में तय कर लेता है। साथ में एमसी चिल्लाता हुआ ये भी कह रहा होता है बेबी से कि ये सिस्टम और तुम दोनों मिलकर मुझे मरवाना चाहते हो और कुछ नहीं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा एमसी पहुंच के चैन की सांस लेता है। वो कहता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, मेरी जान तो छूटी। मगर लगता है कि उसका दिन आज अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके सामने कैंपस की 4 सबसे खूबसूरत लड़कियां उसका ही वेट कर रही होती है। उसमें से होती है जिया, लिन, बैन और वैंग। अब इन लड़कियों को देख के हमारा एमसी बिल्कुल भाई सोच में पड़ जाता है कि अब तो मैं मरने वाला हूं, क्योंकि ये चारों सुंदरियां भी अब इसमें शामिल हो गई हैं। अब उसका स्किल बोलूं या फिर उसका
आइटम बोलूं वो तो अभी तक ऑन ही है और 10 मिनट तक वो चलेगा ही। तभी उसका जो लकी कर्मा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। दीवार पे एक कॉकरोच होता है जिसको देख के लड़कियां चिल्लाने शुरू हो जाती हैं। वैंग डिसाइड करती है कि वो उस कॉकरोच को मारेगी। वो एक वाइपर हाथ में लिए सबको कहती है कि डरो मत, मैं इसे मार दूंगी। मगर ये सिचुएशन को हमें एमसी की नजरों से दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी नजरें कहीं और ही देख रही होती है और वैंग के तरबूजों पे आई मीन सॉरी गाइस, कहीं और ही देख रही होती है, जिसे देख के उसके हार्मोन वैल्यू जो होते हैं वो पंप करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डेंजर जोन में मीटर उसका जा रहा होता है। अब इसी बीच जिया जो कि उसे एमसी को धक्का दे देती है, उसको नीचे गिराते हुए खुद उसके ऊपर बैठते हुए वो डराने के लिए कहती है कि तुम ठरकी, तुम्हारी नजरें कहाँ हैं? अब उस कॉकरोच की वजह से सभी लड़कियां उछल रही होती हैं और तुम समझ ही सकते हो कि हमारी एमसी की नजरें वहां पड़ रही होती हैं, जिसके चक्कर में जिया उसको धक्का देके नीचे बैठा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और धमकी से कहती है कि तुम ठरकी, मैं देख रही हूँ कि तेरी नजरें कहाँ जा रही हैं, तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो। अब तुम लोग मानो या ना मानो, जिया जैसे उस पर बैठी होती है उससे एमसी का और नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका माहौल और गर्म होने लगता है और मीटर बढ़ने लगता है। अब इस बढ़ते हुए मीटर को देखते हुए बेबी कहती है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, ये मीटर और भी तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है। इस पे एमसी बेबी से पूछता है कि आखिर मुझे बताओ कि ये 10 मिनट कब खत्म होंगे। इस पे बेबी कहती है कि डटे रहो, बस 3 सेकंड बचे हैं। जबकि हमें रूम का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पे सब लड़कियां इधर उधर कूद फांद रही होती हैं। लिन कहती है कि चैन तुम क्या कर रहे हो, ये कीड़ा तो और भी तेजी से दौड़ रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है, मुझे बचाओ। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है चारों की चारों लड़कियां एमसी के ऊपर गिर जाती है। भाई ये सीन देख के सच में यार मुझे कहीं ना जेलिस फील हो रही है। अब इस टूल का टाइमिंग खत्म होने के बाद चैन फाइनली चैन की सांस भरता है और कहता है कि अब ये खत्म तो हुआ। अब यहाँ से सीन कट होके हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां एमसी के ऊपर आके गिर जाती हैं और फाइनली अब उस आइटम का टाइमलाइन जो होता है वो खत्म हो जाता है और हमारा एमसी गहरी सांस भरते हुए कहता है कि शुक्र है अब ये सब चीज खत्म हुई। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन खांसते हुए सॉरी मांग रही होती है और कह रही होती है कि ये जो चीज हुई है काफी एम्बैरेसिंग थी। अब इसी सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है, वो अभी भी गिरी हुई होती है, पड़ी हुई होती है और वो बस यही बड़बड़ाई जाती है कि आखिर मैं उसके ऊपर कैसे गिर सकती हूँ। अब इस माहौल को ठंडा करते हुए लिन कहती है कि चैन चैन, तुमने पिछले कंपटीशन में अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया था, तो हम सब ने मिलके ये डिसाइड किया है कि हम लोग तुम्हें प्रमोट करना चाहते हैं, तुम्हारा जो ग्रेड है वो 2nd ग्रेड में हम लोग कर देंगे। अब लिन अपनी ये बात अपनी राय रख ही रही होती है, इसी बीच एमसी कहता है कि ना 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 सबको ठीक है, मैं इसी क्लास में रहना चाहता हूँ। अब लिन का प्रपोजल सुनते ही एमसी फटाक से मना कर देता है, जिससे कि लिन काफी हैरान होती है। लिन कहती है कि क्लास 10 जो है वो काफी पुअर क्लास है और हमारी जो क्लास है, हम जिस क्लास में तुम्हें प्रमोट करना चाहते हैं वो एक स्पेशल क्लास है। तुम्हारे पास बढ़िया रिसोर्सेज होंगे और तुम्हारे पास बढ़िया टीचर होंगे जो कि तुम्हें आगे बढ़ने में काफी हेल्प करेंगे। अब इस प्रपोजल को सुनने के बाद एमसी सोच रहा होता है कि ये मायने नहीं रखता कि मुझे किस तरह के और कितने अच्छे टीचर्स मिलेंगे। हालांकि मैं जानता हूँ कि उनके जो टीचिंग लेवल है वो किसी एलिमेंट्री स्कूल जैसा ही होगा, उनका नॉलेज भी उतना ही होगा, जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल बेअर्थ है। ऊपर से अगर सिस्टम ने मुझे ये डिटेक्ट कर लिया कि मैं इन लड़कियों के सहारे स्पेशल क्लास में ट्रांसफर हुआ हूँ, तो कहीं मुझे फिर से वो लड़कियों के कपड़े फिर से ना पहनने पड़ जाए। तो एमसी काफी सोच के कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसी क्लास में रहूंगा, यानी कि क्लास 10 में रहूंगा और बाकी जो बच्चे हैं उनके ग्रेड्स बढ़ाने में, उनके इम्प्रूवमेंट में उनकी सहायता करूंगा। अब एमसी की इन बातों को सुन के लिन सोचने में मजबूर हो जाती है कि मुझे पता नहीं था, मैं तो बस समझती थी कि ये बस एक अच्छा स्टूडेंट है, पर साथ में ये इतना अच्छा इंसान होगा मैंने सोचा नहीं था। लिन कहती है कि चैन अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। इसमें से चैन सोचता है कि इससे पहले तो इसने ट्यूशन देने के लिए कहा था, अब क्या बोल देगी ये। तभी लिन कहती है कि कल शनिवार है और तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा एक ग्रुप स्टडी करने के लिए। ये तीनों भी वहां पे आएंगी और तुम अपने दोस्तों को भी वहां पे ला सकते हो। अब लिन की बातों को सुन एमसी थोड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि क्या ग्रुप स्टडी, आखिर ये किस बारे में बोल रही है। इसी बीच बेबी भी एमसी को बोलती है कि हो ना हो मुझे लग रहा है कि मुसीबत आने वाली है बेटे। यहाँ से सीन कट होता है और हमें अगले दिन लिंक के बिला को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ मेड्स लोगों का स्वागत कर रही होती हैं
और ये और कोई नहीं, ये होते हैं चेन चेन और उनके फ्रेंड्स। चेन के दोस्त इतना भयानक भाई, इतना बढ़िया स्वागत देखकर घबरा से जाते हैं क्योंकि इतना हॉस्पिटलिटी उन्होंने सोची नहीं। अब हमें उनके आउटफिट के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ पे दोनों ट्विन सिस्टर्स ने ऐसी चोटी बांधी होती है, बालों को ऐसे सजाया होता है जिससे लगे कि वो जवान है। जबकि लोंडो की बात करें तो उन्होंने बढ़िया से सूट पहन के रखे होते हैं भाई, फुल टाई वाई लगा के फुल अटेंशन में आए होते हैं। अब इसी बीच चश्मिश जो होता है वो कुछ अलग ही सोच के बैठा होता है। वो कहता है कि ये माहौल देखने से लगता नहीं है कि हमारा प्रिंसिपल शरीफ आदमी है। वो एक तस्वीर इमेजिन करता है जहाँ पे प्रिंसिपल बैठा है और उसके बगल में मेड्स बैठी हैं जो कि उसे शराब सर्व कर रही हैं। इस पर एमसी कहता है कि इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो पढ़ने में तो काफी अच्छा है और इंटेलिजेंट बंदा है, और यहाँ पे बहुत से कंपनीज के वो शेयर होल्डर के मालिक भी हैं, उनके पास काफी सारे कंपनियों के शेयर। तो ये स्वाभाविक ही है यार कि ये प्रिंसिपल अमीर है, जब अमीर होगा तो चकाचौंध तो होगी। एमसी की इस बात को सुन के पीछे खड़ी हुई ट्विन सिस्टर में से एक कहती है, गाइस मैं इनका नाम भूल गया हूँ, तो ऑरेंज बालों वाली लड़की का नाम होगा रीना और व्हाइट हेयर वाली लड़की का नाम रखेंगे हम स्नो। तो रीना कहती है कि आखिर चेन को इनकी फैमिली के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। जिसपे मोटू कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि ये पहले भी लीन के जो पेरेंट्स हैं इनके साथ मिल चुका है। अब इन बातों को सुन के एमसी हल्का सा बड़बड़ा रहा होता है कि मैंने तो ये बातें अपने अंकल ली से सुनी थी। जबकि मोटू की बातों का असर दिखना शुरू हो जाता है। पीछे रेड हेयर वाला बंदा जो रहता है वो मोटू को सिर पे मार रहा होता है, जबकि मोटू कह रहा होता है भाई मुझे मत मार, मैंने सुबह 2 घंटे उठ के अपने बालों को बढ़िया से तैयार किया था। अब ये लोग घूमते फिरते स्टडी रूम के एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनका वेलकम करती है लिन, जो कि घर के कपड़ों में काफी मस्त लग रही होती है, काफी सुंदर लग रही होती है। वो सबको ग्रीट करती है और कहती है कि चलो आप लोग आ चुके हो तो हम लोग अपनी ग्रुप स्टडी शुरू करते हैं। सब लोग जोश में आ जाते हैं और लिन को घर के कपड़ों में देख के रेड हेयर गाय तो पागल हो जाता है। अंदर आता हुआ माहौल को देखता है स्टडी रूम का, और वो नोटिस करता है कि इन 4 ब्यूटी में से एक ब्यूटी तो आई नहीं है। जिसपे वो लिन से पूछता है कि आखिर विंग चेंग क्यों नहीं आई। जिसपे लिन माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, वो बीमार हो गई थी, इस वजह से वो नहीं आ पाई। इस पे चैन कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं आई तो क्या हमारी ग्रुप स्टडी चलेगी नहीं। चलो हम लोग ग्रुप स्टडी शुरू करते हैं। अब हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चैन ईमानदारी से अपना होमवर्क कर रहा होता है, जबकि मोटू और चश्मिश का भाई बस नाम के बैठे होते हैं वहां पे। मोटू कहता है कि अरे यार हम इतने टाइम से होमवर्क की क्यों कर रहे हैं। जिस पे चैन कहता है कि क्या होमवर्क क्यों कर रहे हैं, अरे ग्रुप स्टडी में तो यही करते हैं और क्या कहते हैं। इस पे मोटू कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, पर फिर भी यार। तभी वहां पे लीन आती है जो कि सबको कहती है कि थोड़ी देर होमवर्क साइड में रखो और हमें कुछ और चेंज करना चाहिए, आई मीन कुछ और एक्टिविटीज करनी चाहिए। जिसमें चश्मिश और मोटू खुश हो जाते हैं। वो मन ही मन में सोच रहे होते हैं क्यों ना गेम खेली जाए, जबकि मोटू सोचता है कि क्यों ना बहुत सारे फूड यानी खाना को खाया जाए। चैन को दिखाया जाता है जो कि जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता है इसमें, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे जोर कर रहा होता है। इसमें लिन कहती है कि मेरी फैमिली के पास किताबों की बहुत ज्यादा मात्रा में कलेक्शन है, जिसमें कि एंशिएंट टाइम की, मॉडर्न टाइम की, चाइनीज की और फॉरेन किताबें। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर तुम लोग इसे देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग पढ़ सकते हो। अब किताबों का नाम जैसे ही आता है वैसे ही चश्मिश और मोटू दोनों भाई उदास हो जाते हैं। उनके तो मुंह जैसे कि भाई मुरझा से जाते हैं। जबकि एमसी इस बात को सुन के काफी खुश होता है। जैसे ही बुक्स का जिक्र होता है वो खुशी से फूल जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा एमसी बुक्स की सेल्फ की और बुक्स यानी कि छांट सा रहा होता है, देख रहा होता है, और पीछे से लिन आती है जो कि उसे फोन दिखाते हुए कहती है कि क्या चंचन तुम मेरी मदद कर सकते हो इस सवाल में। तभी उनके बीच में रीना आ धमकती है। वो कहती है कि चंचन क्या तुम मेरे इन आंसर्स को चेक कर सकते हो। एमसी अब उस उनके आंसर, रीना के आंसर को चेक कर रहा होता है। वो सोचता है कि इनमें से तो कोई भी सही नहीं है, पर फिर भी
इसने कोशिश तो करी है। एमसी रीना के आंसर शीट को चेक कर ही रहा होता है, इसी बीच वैंग वहां पे आ जाती है जो कि रीना को ले जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मुझे लगा नहीं था कि मेरे रेडियो स्टेशन में सब लोग इतने स्टूपिड भरे रखे हैं। अब मैं रेडियो स्टेशन की प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे अपने बंदों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, चलो मेरे साथ। इसी बीच रीना अपनी ट्विन सिस्टर यानी कि स्नो को आंखों ही आंखों में इशारे करते हुए कहती है कि बहन अब सब कुछ तेरे ही जिम्मे है, तुम प्रेसिडेंट और चेंचन को अकेला मत छोड़ना। इस पर स्नो आंखों ही आंखों में कहती है पर ये सब मैं कैसे करूंगी। अगले सीन में हमें स्नो को दिखाया जाता है जो कि डरी डरी सहमी सी एमसी के पास आ रही होती है और सोच रही होती है कि जब भी मैं इसके पास जाती हूँ तो मेरी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेजी से दौड़ने लगती है। वो घबराते हुए एमसी को बोलती है कि ये देखो ये क्वेश्चन कैसे तभी वहां पे वैन की एंट्री होती है जो कि इंग्लिश में तो अच्छी होती है। वो कहती है कि अरे ये इंग्लिश, अरे मुझे इंग्लिश के क्वेश्चन तो बहुत पसंद है। वो स्नो को घसीटते हुए वहां से लेके जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम डरो मत। ये सीन चश्मिश देख रहा होता है, वो कहता है कि लगता है इस ग्रुप स्टडी में जो चीजें हो रही हैं वो तो भाई मांगा से भी बढ़िया है। अब हमें वो पीछे का सीन दिखाया जाता है जिस प्रॉब्लम के बारे में लिन बात कर रही थी फोन दिखा के। हमें उस क्वेश्चन को दिखाया जाता है कि लिन एमसी से बोल रही होती है उस क्वेश्चन को दिखाते हुए कि ये जो टेस्ट है वो मेरे एक दोस्त ने दिया है, वो जब भी मुझसे मिलता है तो वो ऐसे ही क्वेश्चन मेरे को देता है, पर इस बार जो ये क्वेश्चन दिया है इसके बारे में मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। एमसी उस क्वेश्चन को देखता हुआ सोच रहा होता है कि ये तो मैथ और साइंस का मिला जुला मिश्रण है, इसे देखने से लगता है कि इसका दोस्त तो कोई सिंपल नहीं है। एमसी उस क्वेश्चन को सोल्व करता हुआ लिन को दिखाता है और कहता है कि देखो मैंने ये सोल्व कर दिया है, तुम अपने दोस्त से पूछ सकती हो कि ये सही है या गलत है। इसमें लिन भी खुश होती है, वो कहती है कि ठीक है मैं इस आंसर को उसे भेज दूंगी। चैन लिन की ओर देखता हुआ सोच रहा होता है कि लिन जो है वो साइंस में पुअर है पर ये आर्ट्स में काफी स्मार्ट है और ये लड़की अच्छी है क्योंकि ये जस्टिस करने में विश्वास करती है। एमसी साथ में ये भी सोच रहा होता है कि जब तक ये मेरे साथ लॉयल रहेगी तो मैं इसे लिबरल आर्ट्स का एम्बेसडर बना दूंगा। इसी बीच एमसी लिन से पूछता है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। एमसी का ये क्वेश्चन सुन के लिन का फ्यूज उड़ जाता है, वो सोचती है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है मेरे सामने। लिन थोड़ा सा पाउज देती है अपनी फीलिंग्स को और डरी सहमी सी हल्की आवाज में एमसी को रिप्लाई देते हुए कहती है कि तुम देखने में भी अच्छे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, तुम एक अच्छे स्टूडेंट भी हो और तुम मेरी हेल्प भी करते हो क्वेश्चंस का आंसर और स्टडी में, पर जो तुम बोल रहे हो क्या उसके लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है, हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मैं कुछ गलत मत समझना, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ। अब इस कन्वर्सेशन को रीना भी सुन रही होती है, वो तो फुल भाई आग बबूला हो जाती है इस कन्वर्सेशन को सुन के, और साथ में रेड हेयर गाय भी काफी गुस्से में होता है। वो पीछे से आके एमसी को पकड़ लेता है जबकि लिन जवाब दे रही होती है लड़खड़ा के कि एक्चुअली में मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। अरे नहीं मैं क्या बक रही हूँ मैं। अब लिन के उड़े हुए फ्यूज को देख के एमसी कहता है कि अरे शांत हो जाओ, मैं कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। एमसी की ये बातों को सुन के लिन चुप हो जाती है और मन में कहीं उदास हो रही होती है। वो कह रही होती है कि अरे यार मुझे इतना खालीपन क्यों लग रहा है ये सुन के। अब यहाँ से सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे साइंटिस्ट फैमिली की डॉटर जिसका नाम साई शुसु है वो लेक्चर दे रही होती है। अब उसी लेक्चर हॉल में बैठे हुए स्टूडेंट आपस में बात करते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये सीनियर तो अभी भी एक स्टूडेंट जैसी ही लगती है, आखिर वो इतने बड़े हाई लेवल के एकेडमिक प्रोग्राम में कैसे लेक्चर दे सकती है, ये क्वालिफाई कैसे हो गई। अब ये सुनकर साथ में ही बैठा एक चश्मिश कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं, ये सुपर जीनियस मॉडर्न साइंस इंडस्ट्री में से उभरता हुआ सितारे में से एक है और ये यंगेस्ट पीएचडी होल्डर मैथमेटिशियन है इस कंट्री की। क्या बात कर रहा है, वर्ल्ड की हाईएस्ट मैथमेटिक्स अवार्ड यानी कि फिलिप्स अवार्ड इसे मिला है, ये तो सही में एक डीमन है। तो सुसु का ध्यान जाता है अपने मोबाइल के ऊपर जहां पे उसे एक नोटिफिकेशन प्राप्त आती है तो वो चेक करते है अपने फोन को, तो जिसमें लिन द्वारा भेजा गया वही आंसर होता है जो सुसु ने पहले पूछा था। इस आंसर को देख के वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर ये लड़की कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। मैं मान ही नहीं सकती कि लिन इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर दे पाएगी। हो ना कोई तो है पीछे जो लिन का सपोर्ट यानी कि हेल्प कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है अभी भी स्टडी रूम का, जहाँ लिन के विला का वहां पे सब लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। कोई किसी को डांट रहा होता है तो कोई किसी को प्यार से समझा रहा होता है। इसी बीच स्टडी रूम में प्रिंसिपल आते हैं और वो काफी खुशी से कहते हैं, ओहो आज तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं इधर। सभी लोग प्रिंसिपल को ग्रीटिंग करते हैं और प्रिंसिपल एमसी से कहता है कि तुमने तो पीके कंपटीशन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं तुम्हारे बारे में जो सोचता था तुम उस पैमाने में बिल्कुल खरे उतरे हो। इस पे एमसी कहता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। हमारे चोंगवो एकेडमी में बहुत सारे हिडन टाइगर्स और ड्रैगन्स हैं जो कि मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है। अब एमसी की इन बातों को सुन के बेबी कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही हम्बल हो रहे हो। तभी अगले पल प्रिंसिपल एमसी को कहते हैं कि मुझे फॉलो करो और हमें कुछ प्राइवेट में बात करनी है। अब इन बातों को सुन के मोटू कहता है कि लगता है ये लिन की शादी की बात करने वाले। तभी मोटू को रीना और रेड हेयर से जम के थप्पड़ पड़ता है। चुप हो जा सुअर कहीं के। स्टडी रूम के अंदर प्रिंसिपल क्वेश्चन करता है एमसी से कि क्या तुमने नोटिस किया कि हमारे चोंगवो एकेडमी में कोई और भी सर्वाइवर हो सकता हो। इस पे एमसी कहता है कि प्रिंसिपल जी क्या हमारे एकेडमी में और भी सर्वाइवर्स हैं। प्रिंसिपल इस बात को सुन के हंसता है और कहता है कि सब बातों को परे रखो, पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सर्वाइवर नहीं हूँ, तुम इस गलत फहमी में मत रहना। अब ये सुनते ही बेबी और एमसी दोनों चौंक जाते हैं। एमसी पूछता है कि अगर आप कोई सर्वाइवर नहीं हो तो आप इतना कुछ क्यों कर रहे हो। जिस पे प्रिंसिपल बताता है कि इस डिजास्टर के बाद इंसानों के जो आईक्यूज हैं वो बिल्कुल लो चले गए। मैं इस बात को जानता हूँ और मानता हूँ, पर इनमें भी कई स्टूडेंट्स, कई इंसान ऐसे बच गए हैं जिनका आईक्यू इफेक्ट नहीं हुआ है, वो किसी खजाने से कम नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ल्यूजाई टुई जो है वो उन खजाने में शामिल हो सकती है। तुमने देखा ही होगा कि हाल के दिनों में जो पीके सिस्टम था उसे भी किसी हैकर ने हैक कर लिया था। ये मेरी थ्योरी है कि ये सब करके उनको ये तो पता लग ही गया होगा कि इस चोंगवो एकेडमी में बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं और बहुत से लोगों की नजर अब तुम पे भी आ गई है। मुझे ये मालूम था कि अगर तुम पीके बैटल जीत जाते और जो पजल उन्होंने तुम्हारे सामने रखी थी अगर उसका तुम आंसर दे देते तो कहीं ना कहीं उन्हें पता चल जाता कि तुम ही वही सर्वाइवर हो। तो मुझे लिलजुआन 2 की हेल्प लेनी पड़ी उन्हें उन हैकर्स को धोखा देने के लिए, ताकि उन्हें असली सर्वाइवर का पता न चल सके। बेबी इस बात को सुन के काफी हैरान होती है। वो कहती है एमसी से कि हो ना हो ये बुढ़ा आदमी बहुत चातुर है, क्या ट्रिक खेली है इसने। प्रिंसिपल की इन बातों को सुन के एमसी कहता है कि मैं समझ गया सर, मैं आगे से काफी सावधानी से काम करूंगा, मैं अपनी प्रोफाइल को काफी लो मेंटेन करके चलूंगा। प्रिंसिपल एमसी के कंधे पे हाथ रखता हुआ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और मैं तुझे और तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट करूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि हाल ही के कुछ दिनों में एकेडमिक कम्युनिटी का गैदरिंग पार्टी होने वाली है, मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों में, तो क्या तुम उसे अटेंड करने में इंटरेस्टेड हो? मैं तुम्हारी छुट्टी का भी पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। इसको सुन के बेबी चिल्लाती हुई एमसी को कहती है, अरे जल्दी से हाँ बोल दो, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम अपना नॉलेज बहुत तेजी से फैला सकते हो। बेबी की उम्मीदों पे पानी फेरता हुआ एमसी बताता है कि मुझे माफ करना पर मैं वहां नहीं जा सकता। इससे भाई बेबी तो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो भाई सोचती है आगे चल क्या रहा है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें शाम का समय दिखाया जाता है अंकल ली के घर का, जहाँ पे अंकल ली और बाकी सब वैसे ही डिनर के टेबल पर खाना पीना खा रहे होते हैं। और अंकल पूछता है चैन से कि मैंने सुना है कि तुमने प्रिंसिपल के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, आखिर उसका जो इनविटेशन था उसे रिजेक्ट करने का क्या मतलब बनता है? इस पे एमसी बोलता है कि हाँ मैंने वो रिजेक्ट कर दिया है, मुझे विश्वास है कि जो हमारे पे नजर रख रहे होंगे वो वहीं पे घूम रहे होंगे और मैं अपनी बहन को भी ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, ये हम लोगों के लिए काफी खतरनाक होगा। इस पे अंकल बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे इन बातों को, तुम्हारे डरने की इस वजह को, मगर अगर तुम्हें और भी सर्वाइवर्स को बचाना है तो तुम्हें इसमें कूदना पड़ेगा, तुम्हें जानना पड़ेगा कि उनका निशाना कौन होने वाला है। हो सकता है कि वहां जाके तुम सर्वाइवर्स को पहचान पाओ और उनको अपनी साइड ला सको। और मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं कि प्रिंसिपल लिन और मैंने यही उम्मीद करी थी कि तुम हमारे साथ वहां चल के हेल्प करोगे हमारी सर्वाइवर्स को ढूंढने में। अब इस बात को सुन के एमसी किंतु परंतु करता है
मगर आगे से अंकल ही कहता है कि तुम्हें मैं एक बात और बता दूं, कल की जो ये गैदरिंग हो रही है उसमें हो सकता है कि तुम्हारे जो फादर का पास्ट है उससे रिलेटेड भी तुम्हें कुछ मिल जाए। ये सुनते ही एमसी हिल जाता है। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन खत्म होती है और हमारे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीनी के बेडरूम को, जहाँ पे एमसी जीनी को सुलाने के लिए स्टोरी पढ़ रहा होता है। जीनी सो गई होती है और एमसी सोच रहा होता है कि आखिर में मुझे सिटी जाना ही पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो इसकी सुबह 9 बजे अपलोड हो जाया करेगी। ओके।